ये जो मराठा का पेच फंसाकर अनुराग त्रिपाठी बैठ गए हैं एकनाथ शिंदे और बाकायदा 28% की सरपरस्ती करने का दावा भी ठोक रहे हैं, ये भी बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है बीजेपी के लिए कि भाई नॉन मराठा एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रख दे, जब दूसरा धड़ा ठोक रहा है ताल कि मराठा मेरे साथ है, मेरे कहने पर वोट दिया, मेरे नाम पर समर्थन आया, मैंने रैलियां की मराठवाड़ा में। अनुराग जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। एक दो जी आवाज नहीं जा रही अभी मैं तो ये असल में पेंच यहीं पे फंसा हुआ है, ये गृह मंत्रालय वगैरह पेंच नहीं है। अच्छा, पेंच कहीं और फंसा हुआ है। हाँ। पेंच ये फंसा हुआ है कि बीजेपी की पहली चॉइस ये है कि हम किसी मराठा को आवाज नहीं जा रही वैसे नहीं, अभी ऑडिबल हम है, किसी मराठा को अपना मुख्यमंत्री बन जी वो जैसे उसने अपना नेतृत्व देश भर में बदला है, हरियाणा में बदला, राजस्थान में बदला है ना, मध्य प्रदेश में बदला, वो महाराष्ट्र में भी एक बदलाव लाना चाहती है और एक नया जाति गणित यहां बैठाना चाहती है। हाँ। अब वो पूरी तरह एकनाथ शिंदे मराठा फेस बन गए हैं और वो मराठा वोट उनकी वजह से आ रहे हैं, ऐसा एक परसेप्शन पैदा हो गया। हाँ। महाराष्ट्र में मराठा हमेशा डोमिनेट करता है, वो डोमिनेशन जो है उसका अभी भी बीजेपी तोड़ना चाहती है। तो वो चाहती है, पहला उसका स्टेप ये था कि हम एक मराठा कोई अपना बनाएं। उसके लिए एकनाथ शिंदे या दोनों के दोनों नीचे दोनों मुख्यमंत्री मराठा होंगे तो कैसे ऊपर मराठा मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं और अजित पवार भी मराठा हैं। तो उनको ये पेंच बहुत, उन्होंने शुरुआत में कोशिश की कि एक हम कोई मराठा फेस ले आए सामने। कई फेसेस पे चर्चा हुई, लेकिन एकनाथ शिंदे अड़े हुए थे, या वो बनेंगे या मेरा बेटा बनेगा। तो दोनों फिर मराठा, अब ये तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होंगे तो उनका आदमी मराठा ही होगा, वो या उनके बेटे दोनों मराठा होंगे, अजित पवार मराठा होंगे। तो अब बीजेपी मराठा फेस का केस बंद हो गया, क्लोज हो गया है। यानी कि आप भी इसी बात पर मोहर लगा रहे हैं कि इस बीजेपी इस उलझन से अब परे हो गई, जो मराठा वोट बैंक पर अपना क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे, बीजेपी इस उलझन से परे। बीजेपी को एक स्टेप पीछे चलना पड़ा है ऑलरेडी। ये 7 दिन में बीजेपी अपने मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं तय कर पाई महाराष्ट्र में। अभी भी जो है, अब तो हो जाना चाहिए, उन्होंने वो मान गए सब चीज पर, तो अब तय हुआ भैया कि देवेंद्र फडणवीस या कोई बैकवर्ड चेहरा यही होगा ना फिर तो वो अब जो है वो कैसे होगा। अब वो देवेंद्र गांव जाके ब्राह्मण नहीं बता रहे उनको बुखार, थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना, ब्राह्मण चेहरा देवेंद्र फडणवीस के तौर पर या कोई ओबीसी चेहरा, चलिए दो उप मुख्यमंत्री हो गए मराठा चेहरे के तौर पर, ओबीसी या ब्राह्मण। बीजेपी में एक बहुत बड़ी जी मैं समझा रहा हूं आपको। हाँ। एक बहुत बड़ी वैकेंसी दिल्ली में बनी हुई है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की वैकेंसी है। उस वैकेंसी के लिए कोई बहुत काबिल नाम नजर नहीं आ रहा है इस समय। देवेंद्र फडणवीस इज द फ्रंट रनर फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ बीजेपी। वो बीजेपी की प्रेसिडेंट बनना के लिए हैं, तो वो उनको वहां सेट किया जा रहा है। यहां पर एक उनकी जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगा आसानी से। बीजेपी अपना रिप्लेसमेंट सोचे बैठी है और वो अपना काम करने जा रही है, तो वो दिख रहा है वैसे। लेकिन अब वो चले गए गांव, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। वो बता रहे हैं 105 टेम्परेचर है उनको, और उनके जो मंत्री भी मिलने गए हैं, केसरकर उनके सबसे करीबी मंत्री माने जाते हैं, वो गांव में उनसे मिलने गए, उनको बंगले के गेट से लौटा दिया गया। तो अब जो है ये जो कोप भवन है, बीजेपी के सामने कोई समस्या नहीं है सरकार बनाने की। बीजेपी आराम से अजित पवार के साथ सरकार बनाएगी और ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय अपने लोगों को देगी। बहुत लोग तरसे बैठे हैं, ये सब दोनों मिलकर के आधे से ज्यादा मंत्रालय खाए बैठे हुए हैं। तो वो तो एक शिंदे का कटौती होना, बीजेपी में खुशी की लहर लौट जाएगी। तो फिर ये परसेप्शन का क्या होगा कि भाई बाला साहब ठाकरे की विरासत जिनके पास है वो हमारे साथ है जी। ये परसेप्शन भी तो डेंट होगा ना अनुराग त्रिपाठी। दो परसेप्शन है, एक नहीं जी एक और परसेप्शन है, ये तो है ही है। बाला साहब की विरासत का परसेप्शन तो है ही है। दूसरा परसेप्शन और है कि बीजेपी यूज एंड थ्रो है, वो इस्तेमाल करती है और पार्टियों को फेंक देती है। ये ज्यादा खतरनाक परसेप्शन जाएगा, ये ज्यादा खतरनाक है।